नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे, देखिए ये TRE 2 का बेस है पार्ट। आपको पता है 4 पार्ट इसमें अपलोडेड हो चुके हैं साइंस के, ये 5वां पार्ट है। इसमें हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 6 से 8 का जो साइंस पार्ट है, जो कि जनरल पार्ट इसमें कवर हो चुका है चौथे वीडियो में, तो ये 5वां है। तो इसमें आपका साइंस पार्ट का जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 डायोप्टर, ये डायोप्टर है, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, डायो आधा प होगा, ये 4 डायोप्टर कैपिटल डी लिख दे रहा हूँ। तो कह रहे कि दो मतलब ये लेंस हैं आपके, जिनका कितना कितना क्षमता दिया है, तो 4 डायोप्टर और 5 डायोप्टर दिया है। और इसमें कह रहा है कि अब इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ही अक्ष पर रखा जाता है, तो उनसे जो बनेगा लेंस मतलब संयोजन का लेंस, उसका कितना फोकस दूरी होगा, ये पूछ रहा है सीधे सीधे। चलिए पहले तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि अगर उसके हिसाब से देखा जाए फोकस दूरी के, तो 1/f बराबर होता है संयोजन का। अगर मतलब बीच का दूरी यदि दो लेंस है, मान लीजिए कि ये और इनके बीच का दूरी यदि स्मॉल डी है, तो इसका संयोजन का टोटल का फोकस दूरी कितना होगा, तो 1/f बराबर 1/f1, मतलब इसका फोकस दूरी और इसका f2 मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। तो ये तो फार्मूला होता है यदि फोकस के रूप में देखेंगे तब। इसको आपको पता है कि पावर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर जो होता है क्षमता लेंस का, तो वो होता है 1/f। यदि f किस में है, मीटर में है, तब सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f कर देंगे, तो यहाँ से आसानी से हो जाता है। और देखिए हम लोगों को यहाँ पे जो दिया है इस किस में, ये मतलब उस क्षमता दिया है, तो इसको मान लेते हैं P1 है, इसको क्षमता P2 है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको किस में बदल सकते हैं, 1/f को P लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको P लिख देता हूँ मैं, P के फॉर्म में निकालता हूँ, मतलब क्षमता के। इसको 1/f1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब P1 हो जाएगा, प्लस ये P2 हो जाएगा, और माइनस D, ये F1 F2 दोनों को एक साथ लिख दें तो P1 P2 हो जाएगा। अब यहाँ से रख के निकाल लीजिए कितना आएगा। इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद देखिए P1 का मान 5 है, प्लस P2 का मान 4 है, माइनस D का मान 10 सेंटीमीटर है। हम लोग को यहाँ मीटर में निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सब मीटर में आया है। तो D को किस में, सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक पे इधर आ जाएगा दशमलव, तो मतलब 0.1 हो जाएगा इतना मीटर। P1 का मान कितना है, तो 5 गुणे 4, 5 हो के 20, तो 1 दशमलव हो जाएगा, यानी कि 2 केवल हो जाएगा, मतलब 5 4 9 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7। क्या है ये, डायोप्टर। अब चूंकि ये किस में है, तो इसको हम लोग को सेंटीमीटर में इसमें बदलना पड़ेगा ना, मतलब ये फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। तो ये P का मान आया है, तो आपको पता है कि F का मान निकालेंगे तो F बराबर, यहीं से देखिए F निकालेंगे तो 1/P हो जाएगा, तो 1/P। अब यहाँ से रख दीजिए मान। अब चूँकि P यहाँ मीटर में, मतलब F मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसी को लिख सकते हैं 100/F, 100/P। तो ये 100/P का मान 7 है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 14 7 98 होता है। तो 14 दशमलव फिर 2 बचेगा 20, 7 या 21, लगभग 3 के आसपास। तो ये लगभग इतना आएगा 14.3 सेंटीमीटर, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन अगर आयोग का देखें तो आयोग बी दिया था, लेकिन वो गलत है, ये सही है जो मैं अभी लगाया हूँ। ऑप्शन इसका ई ही सही होगा, आयोग इसका ऑप्शन जो है बी माना था। चलिए, लेकिन हो सकता है वो फाइनल आंसर कि मैं चेंज कर दिया हो, क्योंकि मेरा इसमें 1 मार्क्स मैं देखा था कि जितना मैं जोड़ा था अपना, तो उससे 1 मार्क्स अधिक मिला था जब मेरा रिजल्ट आया। तो वो हो सकता है इसका मार्क्स दे दिया हो सबको, लेकिन आंसर की मैं अभी भी उसका बी ही दिया था। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर उपयोग 100 ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, मतलब एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि कॉयल होता है, एक प्राथमिक कुंडली होता है, एक द्वितीयक होता है, मतलब इस पर फेरा, तार का फेरा होता है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से इनपुट कितना दे रहा है, तो 220 वोल्ट, और आउटपुट कितना लेना है, तो 110 वोल्ट 2 एम्पीयर पर।
तो पूछ रहा है कि इनपुट जो है उसमें धारा कितना है। तो फार्मूला क्या होता है, वी, अब मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लिख देता हूँ यदि, तो वी पी, तो वी इंटू आई, पावर दोनों में देखिए पावर बराबर होता है, तो पावर होता है वी इंटू आई होता है। तो इसको आई को यहाँ से पी लिख देता हूँ, मतलब प्राइमरी कुंडली, या 1 1 भी लिख सकते हैं। वैसे ही फिर इधर सेकेंडरी लिख देता हूँ वी एस और आई एस। तो यहाँ से रख के सीधे वैल्यू निकाल लीजिए। आपको प्राइमरी में पूछ रहा है, प्राइमरी का ये दिया हुआ है, प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में ये इतना दिया हुआ है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे 220, और आई पी यानी कि प्राथमिक कुंडली में कितना धारा बहेगा ये पूछ रहा है, तो इसको निकालना है। ये सेकेंडरी में कितना है, 110 वोल्ट है, गुणे आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 दूना 22, इधर भी 22 से कट जाएगा, तो आई पी का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें ट्रांसफार्मर से और चीज़ें पूछ सकता है कि किस मतलब किस घटना पे आधारित है। तो ये अन्योन्य प्रेरण पे के सिद्धांत पे है आधारित। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर ये अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के घटना पर आधारित, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो दूसरे कुंडली में भी धारा प्रवाहित करने लगेगा ऑटोमेटिक। तो यही होता है अन्योन्य प्रेरण। इसी के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यहाँ से अब देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में यदि जानना चाहें तो 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, आपको पता होगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप में क्या होता है कि ये निम्न वोल्ट को, मतलब निम्न विभव को किस में बदल देगा, उच्च विभव में। निम्न विभव को उच्च विभव में ये बदलता है, मतलब वोल्टेज को हाई करता है। स्टेप अप, अप मतलब इंक्रीज करना किसको, विभव को, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन में किसको डिक्रीज करता है, मतलब विभव को डिक्रीज कर देगा। इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब उच्च विभव को निम्न विभव में बदलने का काम स्टेप डाउन का होता है। अब देखिए, दूर तक यदि विद्युत भेजना है तो उसमें क्या किया जाता है कि हाई वोल्टेज में भेजा जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो बहुत दूर से जो आ रहा है मेन लाइन, तो उसमें 10,000 वोल्ट ऐसे, मतलब 33,000 वोल्ट ऐसे आता है, मतलब हाई वोल्टेज होता है। तो वो क्यों हाई भेजा जाता है, ताकि हाई वोल्टेज में देखिए धारा का ह्रास कम होता है, मतलब जो विद्युत ह्रास है वो कम होता है, लॉस नहीं होता है। तो इसलिए हाई वोल्टेज में भेजा जाता है। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, जब हाई वोल्टेज बनाना हो तो उसके लिए निम्न विभव को हाई वोल्ट में करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। लेकिन जब आपके घर में मतलब घरेलू बिजली के लिए चाहिए, घर में लाना है, जैसे अब गाँव में ट्रांसफार्मर लग गया, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो स्टेप डाउन होगा। वो हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है, मतलब हाई को लो वोल्टेज में करता है। तो ये आप भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो घर के पास में आपका ट्रांसफार्मर लगा है वो कैसा है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। डाउन किसको करता है, विभव या वोल्टेज को डाउन करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, स्टेप अप में बात किया जाए तो अगर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली की बात किया जाए, तो स्टेप अप में जो है, जैसे नंबर ऑफ कॉइल की बात किया जाए तो एन एस में, मतलब सेकेंडरी कॉइल जो है अप में अधिक होगा, किससे, प्राइमरी कॉइल में। जितने संख्या हैं उससे अधिक होगा सेकेंडरी में। तभी जितने ज़्यादा कॉइल का संख्या होगा उसमें, उतने ही अधिक विभव उसमें उत्पन्न होगा, ये समझिए। इसलिए इसमें अधिक होता है, इसी का उल्टा इसमें हो जाएगा डाउन में। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, जितना इसका क्या मतलब है इस रिलेशन का, कि जितना विभव उच्च करेंगे उसी के अनुपात में धारा निम्न होगा, मतलब विभव बढ़ाएंगे तो धारा कम हो जाएगा, और विभव घटाएंगे तो धारा बढ़ जाएगा। तो इसका यही मतलब है इस वाले रिलेशन का। तो यहाँ भी वही किया जाता है, जब उच्च विभव में किया जाता है ट्रांसफार्मर से, तो उसमें धारा कम बहता है। जब धारा कम जाएगा तो उसमें लॉस भी कम होगा। तो इसी कारण स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके जब दूर विद्युत भेजना है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें उसको उच्च विभव भेजा जाता है, मतलब हाई वोल्टेज पे। चलिए, ये यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी है, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से आप साफ साफ दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, ये P बराबर वही क्षमता, पावर बराबर V इंटू आई होता है।
वोडाफोन आइडिया, तो ये उसी के पास इस समय क्षमता है, पावर है, शक्ति है। तो ये फार्मूला अभी जो बताया वो है। अब ये रिलेशन पूरा आ जाता है, मतलब ये धारा, वोल्टेज और इसमें आप देखिए ये केवल ये तो दोनों सेम है, इधर सेकेंडरी है तो इधर भी सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा संख्या होगा कॉइल का तो उसमें विभव भी अधिक होगा। लेकिन धारा क्या हो जाएगा इसमें, देखिए धारा उल्टा हो गया ना, सेकेंडरी सेकेंडरी ऊपर था इधर नीचे आएगा तो मतलब धारा कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप याद कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या कार्य सीधे किसके अनुपाती होता है। मतलब कि आपको चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई आवेशित कण अगर है तो वो आपको पता है कि उस पर बल लगता है, चुंबकीय बल, और वो क्या करने लगता है, वृत्ताकार मार्ग पे घूमने लगता है। तो कह रहा है कि जो उसका त्रिज्या होगा जिस वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगा वो त्रिज्या किसके अनुपात मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, या फिर कण के संवेग से, या फिर कण के आवेश से। तो किससे होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट तो वहाँ से कर सकते हैं। रेडियस जो होता है आर बराबर होता है एम वी बटे में क्यू वी। ये फार्मूला डायरेक्ट होता है त्रिज्या का, कि जिस पे मतलब जिस पथ पे घूम रहा होगा, जैसे यहाँ पे कोई आवेश है, ये क्यू आवेश, तो इस पे घूम रहा है तो इसका जो रेडियस है इसका फार्मूला ये होता है, ये किस में, चुंबकीय क्षेत्र बी में। अब ऐसे जहाँ डायग्राम बनाया रहा है मतलब ऐसे गुड़ा टाइप का, तो इसके मतलब है कि धारा की दिशा क्या है, ये जो ये बोर्ड है इसके लंबवत अंदर है, मतलब तीर जैसे आप पता है ना, तीर अगर मारेगा तो धंसेगा तो पीछे का सिरा ऐसे ही तो दिखेगा ऐसे, अगर बाहर निकलेगा तो कैसे ऐसे डाट दिखेगा केवल, मतलब उधर से अंदर बाहर की तरफ निकलेगा तो डाट दिखेगा। तो ये भी इसका डायरेक्शन पता करने का नियम है कि जब ऐसे बनाया है क्रॉस तो इसका मतलब है कि तीर अंदर की तरफ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। तो ये ऐसे इस पर एक बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको कह सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल और इसके बाहर सेंट्रीपेटल होता है। अब इसका नियम वही है, दाएं हाथ का हथेली का नियम या बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी दिशा निकाल सकते हैं बल का। तब इसमें ये देखिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू आवेश है, वी यहाँ पे चाल है, मतलब किस चाल से गति कर रहा है, एम इसका द्रव्यमान है, मास। तो अब देखिए इसका रेडियस है, या एम भी आपको पता है क्या होता है, ये एम भी जो है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये पी बटे क्यू बी। तो यहाँ से वही पूछा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो ये संवेग के है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब इसको कहाँ से आया है, तो ये चाहें तो आप अगर निकालना चाहें तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है बराबर क्यू वी बी, और एक और फार्मूला होता है सेंट्री मतलब वही अभिकेंद्र बल, तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे में आर होता है। आर अगर यहाँ पे स्मार है तो यहाँ भी स्मार ही लिख देता हूँ, मतलब दूरी। तो ये दोनों को जब मिला देंगे तो ये वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा ऊपर वाला। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन अभी आए हैं, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर, वी वाई चाल है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे अभिकेंद्र बल, तो ये त्रिज्या ये है, एम द्रव्यमान है, ये बल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं वही जितना चीज़ बताया हूँ वो, ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व है चैप्टर का नाम क्लास 12th का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ये यहाँ पे देखिए कोई आवेश है, धनावेश है, ये भी ध्यान दीजिए, जिधर धनावेश का दिशा होता है उधर ही धारा बहता है, और ऋणावेश का दिशा के उल्टा धारा बहता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मतलब धनावेश है ये, तो अगर इधर गति करे तो धारा की दिशा भी इधर ही माना जाएगा। बल इस पे किधर लगा, देखिए यहाँ पे वही बता रहा था कि ऐसे अगर है मतलब, तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो अंदर की तरफ है, जैसे अगर ये कागज है तो कागज के अंदर की तरफ छेदा हुआ है, ये समझिए। अब इसमें ये दिशा वही है कि अगर हथेली को ऐसे रखेंगे, हम दाएं हाथ का हथेली देख लीजिए, अब ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो वही है कि दाएं हाथ का हथेली से आप देख सकते हैं कि हथेली की दिशा में बल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपकी चारों अंगुलियां हैं, ऐसे सीधा फ्लैट करके अगर रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, अंगूठा को रखेंगे इधर गति की ओर, तो जो हथेली का होगा वो इसका बल का दिशा बताएगा। तो ऐसे ये घूमने लगता है, इसी में चक्कर लगाने लगता है वृत्तीय मार्ग पर। तो ये पूछ सकता है कि किस मार्ग पे, तो वृत्तीय मार्ग पे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माने कि एक हल्का तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में कैपिटल टी परिक्रमण काल से विचरण कर रहा है। मतलब एक हल्का ग्रह है जो एक तारे के चारों ओर
आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में कैपिटल टी उसका परिक्रमण काल है और उसी में विचरण कर रहा है। इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल जो है ये आर के पावर -5/2 के समानुपाती है। तब कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो चलिए, अभी तो आपको अब बताया शुरू में कि जब कोई पिंड जैसे घूम रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये कह रहा है तारा है, तो बीच में एक तारा बना देते हैं, इसके चारों तरफ एक छोटा सा पिंड है वो घूम रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसको एफ से लिख दे रहा हूँ। अब चूंकि ये देखिए निश्चित रेडियस में ही वो विचरण करता है, इसके पास चिपकता नहीं है, भले ये बल लग रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही इसके बाहर भी लग रहा होगा, तभी तो ये संतुलन में है। तो ये बाहर की तरफ कौन सा बल लगता है, तो देखिए अंदर की तरफ तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ आपका क्या अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्र बल ये बाहर की तरफ लग रहा है। अब ये होता कितना है, तो अभी बताया, अभी केंद्र बल शुरू में बताया ना इसके पहले, तो वो वही इतना ही अपकेंद्र बल भी होता है, मतलब mv² बट्टे में r रेडियस है यदि, तो इनके बराबर है। तो ये हो गया। अब अभी गुरुत्वाकर्षण बल ये बीच में लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से बराबर कर दे रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का रहा है कि इसके अनुपाती है। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का यदि वैसे नॉर्मल फार्मूला देखा है, तो F बराबर होता है G(m1m2) डिवाइडेड बाई r², जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2 दोनों का द्रव्यमान है, मान लीजिए इसका m1 है तो इसका m2 है, r उनके बीच का दूरी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे किसके कह रहा है, r के पावर 5/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके जगह पे इसको रख देंगे, फार्मूला मिल जाएगा। F बराबर हो जाएगा G(m1m2) डिवाइडेड बाई ये r² जब क्या आ जाएगा, r के पावर 5/2। अब माइनस यहाँ हटा दिया हूँ, क्यों हटा दिया हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली कहा है इसके समानुपाती, मतलब ये इधर होगा तब ये माइनस रखेंगे, जब ऊपर से नीचे ला दिए तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो इसके बराबर क्या है, इसके बराबर ये अपकेंद्र बल है, मतलब mv² बट्टे में r। अब हम लोगों को t लाना है, तो t लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये रेखीय वेग है, तो चलिए एक तो यहाँ से फार्मूला ये बन गया। अब रेखीय वेग जो होता है, चूँकि v जो है रेखीय वेग, ये क्या है, ये होता है 2πr डिवाइडेड बाई, मतलब वही रेखीय वेग, मतलब इसका वेग क्या होगा, रेखीय वेग यहाँ से ऐसे अगर मूव कर रहा है v वेग से, तो रेखीय वेग इसका वेग जो है क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होगा, इसका परिधि, अब परिधि क्या होता है 2πr बट्टे में समय कैपिटल T। तो यहाँ से ले जाकर v का वैल्यू इसमें रख दीजिए ऊपर, तो क्या आ जाएगा, मतलब यही वैल्यू ले जाकर इसमें v की जगह पर रखेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा कि G(m1m2) डिवाइडेड बाई r के पावर 5/2 बराबर v की जगह पे क्या रखना है, v², ये भी ध्यान दीजिए ये v² है, तो इसको हो जाएगा 2πr के बटे t के पावर 2, मतलब इसका स्क्वायर ही तो करना था ना यहाँ पे। अब बट्टे में एक पहले से यहाँ पे r है। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को केवल ये रिलेशन निकाला, मतलब कांस्टेंट से कोई मतलब भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, तो हम लोगों को केवल t और r को रखना है। तो यहाँ से यदि r से देखेंगे तो एक r से क्या होगा, एक r से इसमें से एक r खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा, देखिए ये सब कांस्टेंट हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से r के पावर 5/2 है, और इसको ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m भी कांस्टेंट है 2π, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4π² होगा, उसको हटा दे रहा हूँ, तो r² ऊपर हो जाएगा, नीचे r है, तो एक r से एक r खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा r, नीचे बचेगा t², इसका स्क्वायर है। अब देखिए इसको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा t², देखिए इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको यहाँ ला रहा हूँ, t² प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये r है, और ये इसका आगे गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये r के पावर 5/2। अब इसको तो आपको पता है गुणा होता है तो ऊपर इस पे घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात जुड़ जाता है, मतलब 1 + 2/5 हो जाएगा। तो 1 + 2 मतलब 5/2, 2 एकम 2, 5 2 7/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r के पावर 7/2। तो यही इसमें से आंसर है, कांस्टेंट यहाँ से कोई मतलब था नहीं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन जानते रहेंगे, बेसिक फार्मूला तो कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन की बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वो अनुसरण करता है। अभी वही बताया इससे पहले कि वो किस मार्ग पे चलेगा जो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यदि लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, उसका मार्ग वृत्तीय हो जाएगा। अभी दिखा रहे थे ना, उसका उधर डायग्राम बना के जो चुंबकीय क्षेत्र था उधर ऐसे घूम रहा था वृत्त में, तो उसका मार्ग वृत्तीय पथ पे, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये वृत्तीय पथ पे घूमने लगता है। चलिए, किसी दिए गए चालक का प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यहाँ पे आप सीधे सीधे प्रतिरोधकता है रजिस्टिविटी। देखिए रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में अंतर बताया हूँ इससे पहले भी, वीडियो आप देखेंगे तो जानते होंगे। रजिस्टेंस क्या है, वो डायमेंशन पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है उसका मान। लेकिन रजिस्टिविटी का मान लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, ये पदार्थ का आंतरिक गुण है, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। ये हर मटेरियल का अपना एक फिक्स होता है, चाहे आप उसका कुछ भी बना लीजिए, उसका वो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता जो है ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर नहीं निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर। इस पे रेजिस्टेंस दिया रहता है प्रतिरोध, तब लंबाई और क्षेत्रफल निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध R बराबर होता है रो L डिवाइडेड बाई ए। L क्या है, लंबाई है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये प्रतिरोध है, ये निर्भर कर रहा है इस पर। ये रजिस्टिविटी ये है, तो रजिस्टिविटी ये केवल किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ का आंतरिक गुण है, मतलब पदार्थ का जो मटेरियल है उस पर निर्भर करेगा, उसका टेम्परेचर पर। तो आप बढ़ाएंगे तो उसका मान चेंज होगा। आप अलग अलग के लिए होता है, जिससे टेम्परेचर के साथ यदि धातु का है, मतलब मेटल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जिससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर, तीर ऊपर दिखाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेटल के लिए रजिस्टिविटी जो है ये क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी मेटल का ये बढ़ेगा, मतलब रुकावट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे मेटल में तो। लेकिन वही सेमीकंडक्टर की बात किया जाए, सेमीकंडक्टर मतलब उप धातु, तो सेमीकंडक्टर केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी इसका घट जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगते हैं। तो इस कारण से सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, मतलब ताप बढ़ा देंगे तो उसमें और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगते हैं, तो उसका रजिस्टिविटी घट जाता है सेमीकंडक्टर में। अधातु में क्या होता है, तो अधातु में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो ये चीज़ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये है कक्षा 10 का एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे दिया हुआ है, सब बताया हूँ इसको पहले से। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एरिया पूछ रहा है किसका ग्राफ, वेग समय ग्राफ। वेग मतलब यहाँ से देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है कि ये किस चीज़ को डिनोट करता है। चलिए मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ ऐसे, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। अब इसका एरिया निकालना, जैसे मान लीजिए कोई टाइम के साथ साथ उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे गति होगा। अब देखिए इसके नीचे का एरिया पूछ रहा है, मतलब ये वाला मान लेते हैं किसी समय में यहाँ पे कोई बिंदु ए पर है कोई पिंड। अब इसके भीतर का ये जो एरिया है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो एरिया आपको पता है एरिया क्या होता है। इस एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से इस त्रिभुज का चूँकि समकोण है, तो ये होगा क्या, कुल मिला के होगा ये कि ये v और t का गुणा करेंगे हम लोग। एरिया निकालने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि v गुणे t हो जाएगा, मतलब चाल और समय का गुणनफल। और चाल और समय, चूँकि चाल नहीं है ये वेग है, तो वेग और समय का गुणनफल को ही विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, मतलब टी नीचे रहेगा तो विस्थापन बटा समय, इधर टी इधर आ गया तो वेग गुणे समय जो है ये क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ से वही पूछ रहा था कि इसके अंदर का जो क्षेत्रफल ये क्या बताता है, तो क्षेत्रफल होता है विस्थापन। चूँकि क्षेत्रफल क्या है, ये गुणा ही तो होता है ना। या तो आप अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज ना बन के और ऐसे मतलब आयत बन जाता, तो आयत के लिए वही लंबाई गुणे चौड़ाई करते, तब भी तो गुणा ही करते दो भुजाओं का। तो मतलब इसका और इसका गुणा होता, तो गुणा क्या है, विस्थापन आ जाएगा। यहाँ से यूनिट से भी आप इसको निकाल सकते हैं इसको। और यदि डायग्राम चलिए इसको, ये तो वेग समय का था, यहाँ से
वेग और समय का। अब देखिए वहीं पे वहाँ पर मैं त्रिभुज बना के दिखाया, यहाँ पे आयत है, इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए कि अगर इसको मान लेते हैं तो ये लंबाई क्या है, ये वेग है, और समय इसको मानेंगे तो ये समय t, दोनों का गुणा करेंगे तो विस्थापन ही तो आएगा। तो यहाँ साफ साफ दिया भी है, ये मोशन चैप्टर है क्लास 9th का NCERT कि वेग समय ग्राफ तथा मतलब समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसको डिनोट करता है, विस्थापन को। यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, दूरी और समय का ग्राफ क्या डिनोट करेगा। तो दूरी और समय का देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दूरी गुणे समय, तो ये तो किसी का फार्मूला कोई है नहीं। अब इसका एक चीज़ है प्रवणता, स्लोप जिसे कहा जाता है, हिंदी में प्रवणता कहते हैं या ढाल, प्रवणता या फिर ढाल। ढाल क्या बताएगा इसका, ढाल निकालने के लिए tan थीटा निकाल लिया जाता है, प्रवणता वही ढाल। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, जिसे मान लेते हैं कि ये थीटा है इधर, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो लंब क्या है, लंब यहाँ पे दूरी है, तो ऊपर लंब के जगह पे आ गया दूरी। आधार क्या है, आधार ये समय है, समय आगे नीचे। अब देखिए ये tan थीटा बराबर आ गया दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय किसको, किसका परिभाषा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब ये चाल को डिनोट करेगा। अब इस एग्जाम में क्या पूछेगा कि दूरी और समय ग्राफ का प्रवणता या स्लोप क्या डिनोट करता है, तो वो डिनोट करता है चाल। अगर विस्थापन और समय का प्रवणता पूछेगी क्या डिनोट करता है, तो वो डिनोट करेगा वेग, क्योंकि आपको पता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो यहाँ से चीज़ें ऐसे घुमा फिरा कर पूछी जा सकती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ तो मैं इसका स्लोप बता दिया, ये वाले ग्राफ का स्लोप क्या होगा, मतलब इसका प्रवणता क्या होगा, निकाल कर देखिए। इसका प्रवणता मतलब वही tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, वेग है, लंब क्या है, वेग है, आधार क्या है, समय है। लंब यही तो है ना, लंब बटे आधार, तो लंब वेग है, वेग बटे समय क्या किसको डिनोट करता है, या वेग को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये अगर पूछे कि वेग और समय ग्राफ का जो है स्लोप क्या बताता है, तो त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, तो विस्थापन बताता है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है। मतलब इसको ऐसे जोड़िए, इस क्रम में जोड़िए इन प्रतिरोधों को कि जो प्रतिरोध रहे वो न्यूनतम रहे। तो इनमें से वही पूछ रहा है कितना तक न्यूनतम हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि न्यूनतम निकालने के लिए यानी कि मिनिमम प्रतिरोध चाहिए तो किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। अगर मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए तब जोड़ते हैं सीरीज में। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ये समानांतर क्रम। तो निकाल लीजिए, मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो पैरेलल में सबको जोड़ दीजिए। पैरेलल में आपको पता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 जितना रहेगा उतना कितना है यहाँ पे रख दीजिए। R1 R2 R3 R4 अपने से बना लीजिए। तो 1/2 ये R1 है, ये R2 है, 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, ये क्या है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसका, मतलब टोटल जितना आएगा। इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 100 2 से 50, 50 बार में, 4 से 25 बार में, 25 चौके 100 होता है, इससे 100 बार में और इससे 1 बार में। इसको हल करेंगे तो ये 1/r आ गया। तो r निकालेंगे क्या आ जाएगा, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर हो गया 100। इसको जोड़ दीजिए, 100 प्लस 25 50 75, 176, मतलब 176। अब 100 में 176 से भाग देंगे, देखिए ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू का मान क्या आएगा, r का मान 1 से कम आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है। तो r का जो वैल्यू होगा ये <1 होगा। 1 ओम में इसका मात्रक है, तो <1 इसका आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, परमाणु का नाभिक धनावेश होता है। मतलब वही सीधे सीधे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिव, किसके कारण पॉजिटिव होता है, ये बता रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अराउंड इट, मतलब इलेक्ट्रॉन है तब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के कारण तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से निगेटिव होता है। न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण चूंकि धनात्मक है तो प्रोटॉन ही धनात्मक होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसमें सीधे सीधे बता रहा है कि किसको हल करें तो वोल्टेज आ जाएगा। तो अब पहला दिया है कार्य, चलिए इंग्लिश वाला देख लीजिए, हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो कार्य बट्टे में धारा गुणे समय, यहाँ से देखते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई करंट इनटू टाइम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे डायरेक्ट अब याद तो पूरा किया नहीं जाता है ये सब चीज़। देखिए वोल्टेज क्या होता है, V बराबर क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक का मतलब क्यू को माने कर देंगे, आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो ये यहाँ से अब देखिए ऐसे ही याद किया जाता है। तो V बराबर डब्लू बाई क्यू, डब्लू वर्क है, क्यू आवेश है, ये वोल्टेज है। तो यहाँ से वही कह रहा है कि वोल्टेज का, तो ये डब्लू का तो कार्य बट्टे में आवेश होना चाहिए, तो यहाँ से कार्य गुणे आवेश दिया है, तो ये तो गलत हो गया, बट्टे में रहता तो सही हो जाता। पहला क्या दिया है, कार्य बट्टे धारा गुणे समय, इसको चेंज और कर लेते हैं एक राउंड। तो डब्लू बट्टे में क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, आवेश क्या होता है, आवेश होता है धारा गुणे समय, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा डब्लू बट्टे आई इंटू टी, आई क्या है धारा है, टी समय है, तो यहाँ से ये तो हो गया कार्य बट्टे में धारा गुणे समय। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब पहला वाला सही है, लेकिन सबको देखना पड़ेगा क्योंकि मोर देन एबव भी होता है ऑप्शन में। तो किया गया कार्य गुणे समय, तो यहाँ पे गुणे दिया है जबकि ऊपर बटा में है, तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, ये गुणे है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ऐसे आप जब बेसिक फार्मूला कम से कम जानते रहें तो ये बना लेंगे, ये चीज़ें याद नहीं की जाती हैं। यदि तरंग दैर्ध्य बैगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। पहले बैगनी से फिर लाल की तरफ जाएंगे तो पूछ रहा है कि चमक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या फिर बढ़ता ही रहेगा या स्थिर रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग तरंग दैर्ध्य बैगनी से लाल की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे देखिए पहले बैगनी इधर मान लेते हैं कि है, फिर ऐसे 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 रेड होगा, तो ऐसे ऐसे इधर जाएंगे तो हम लोग कुल मिलाकर चमक, चमक का मतलब कि हम लोग देखने के लिए, मतलब आँख को किसको सही से देख पाता है ये समझने का, मतलब इसको आँख के लिए सेंसिटिव कौन सा कलर है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे बैगनी से हम लोग ऐसे जाते हैं पीले की तरफ, आपको पता है सीरियल नंबर से जानते हैं तो विबग्योर होता है, विबग्योर, विबग्योर, ये ग्रीन है येलो है, तो जैसे जैसे ग्रीन और येलो के आसपास जाते हैं तो ये हम लोगों के लिए आँख के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होता है, तो ये ज़्यादा सेंस कर लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो पैरट कलर है तो तोता वाला कलर, तो वो ज़्यादा मतलब आँख पे तुरंत दिख जाता है कहीं रहता है तो ये वाला जो है ये इसी का ल्यूमिनेसिटी जो है सबसे अधिक होता है। जो रेड और येलो के थोड़ा सा पास है, मतलब जो और किसको पैरट वाला कलर जो होता है तोता वाला, तो वो वाला कलर लगभग 5500 एंगस्ट्राम के आसपास होता है, या 5550 एंगस्ट्राम के आसपास होता है इसका वेवलेंथ। अगर नैनोमीटर में दिया रहेगा तो 555 दिया रहेगा, क्योंकि एक जीरो कम हो जाता है नैनोमीटर में। तो फिर उसके बाद जाएंगे तो घटने लगता है ये, तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनता है, मतलब बैगनी से लाल की तरफ जाएंगे तो ये कह रहा है कि तो क्या होगा, मतलब पहले चमक बढ़ रहा है फिर जाए घटने लगता है, फिर अंत में दिखाई नहीं देता है। शुरू में भी मतलब बैगनी से कम वाला भी नहीं दिखाई देगा, रेड से अधिक वाला भी हम लोग को दिखाई नहीं देता, इसी को दृश्य तरंग कहा जाता है। 4000 से लेकर लगभग 7800 8000 के आसपास, तो ये दृश्य तरंग है। इसका ऑप्शन वही है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये वेवलेंथ के साथ साथ है, ये ग्रीन और येलो के बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला सबसे अधिक आँख के लिए सेंसिटिव होता है, यहाँ आप देख भी सकते हैं आई सेंसिटिव फंक्शन। और ये ल्यूमिनस एफिशिएंसी, तो ये यहाँ से कि पहले क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। मतलब कह रहा है कि कोई लाइट है वो चल रही है और वो क्या हो जाए, मतलब किसी मतलब मिनिमम कोई स्मॉल बट फिक्स्ड एंगल से, मतलब इस छोटा कोण हो लेकिन एंगल फिक्स हो तो मुड़ जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन या फिर इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन का विवर्तन, डिस्पर्जन को प्रकीर्णन नहीं कहते हैं, ये हिंदी में गलत दिया है। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है या परिक्षेपण। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब पेपर दीजिएगा तो इंग्लिश वाला अगर समय रहे तो इंग्लिश वाला एक बार, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जिस प्रश्न में, तो इंग्लिश वाला जरूर देख लीजिए एग्जाम में भी, नहीं तो कई ठो क्वेश्चन हिंदी में गलत मिल जाएगा। तो ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन होता है किसी स्मॉल ऑब्स्टेकल से, मतलब शार्प एज से जो है लाइट का बेंट हो जाना, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब छोटे से, जैसे मान लीजिए कि कोई ये ब्लेड लिए हैं, उसके ऊपर ऐसे लाइट इधर से गया और यहाँ पे जैसे टच किया ब्लेड का ये नुकीला सिरा, तो ये ऐसे मुड़ जाता है ऐसे। तो ये होता है डिफ्रैक्शन, मतलब शार्प एज से मुड़ना डिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल बट फिक्स्ड एंगल से मुड़ रहा है स्ट्रेट लाइन में जाते जाते, तो ये घटना। तो डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन मतलब जब श्वेत प्रकाश के किरण है वो किसी मतलब माध्यम से गुजरता है ऐसे प्रिज्म से, तो वो अपने 7 रंगों में या अपने अवयवों में टूट जाता है, तो वो डिफ्रैक्शन होता है, वर्ण विक्षेपण। मतलब 1 से 7 रंग में टूटना वो। इंटरफेरेंस क्या है? जब दो मोनोक्रोमेटिक मतलब कोहेरेंट लाइट सोर्स जब पास से गुजरती हैं, तो तब उनमें इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। तो ये तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका। ये चूँकि आपको पता है कि अपवर्तन और परावर्तन में होता है कि जब एक माध्यम से या तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तब ये मुड़ जाता है एक फिक्स एंगल से, या फिर परावर्तन भी होता है तब भी एक फिक्स एंगल से मुड़ जाता है। तो ये घटना जो है ये अपवर्तन और परावर्तन में है, मतलब इनमें से तो कोई नहीं होगा। नॉन ऑफ द अबव इसका करेक्ट है। अगर पूछे कि ये किस में होता है, तो ये होता है मतलब आपका अपवर्तन हो गया और परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये घटना जो है ये होता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में। तो इनमें से कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? मतलब यहाँ से ये कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति है और ऐसे 2 गोली फेंक रहा है ऐसे इसी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, तो मतलब हॉरिजॉन्टल है। कह रहा है कि दोनों का लेकिन गति अलग अलग है, दोनों का स्पीड अलग अलग है। एक मान लीजिए कि किसी v1 वेग से है, दूसरा v2 वेग से है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए धरती है, तो इस पर कौन पहले भेदेगी, कौन पहले जाएगी, मतलब ये वाली पहले जाएगी या फिर ये वाली पहले जाएगी। वेग दोनों का अलग अलग है। तो आपको पता है अगर क्षैतिज दिशा में है तो चाहे आप यहाँ से छोड़ दीजिए या फिर इसको ऐसे, मतलब एंगल नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसे क्षैतिज है तो चाहे आप कितना भी स्पीड से फेंकिए, स्लो फेंकिए या फिर एकदम छोड़ दीजिए, वो सभी आएंगे एक ही साथ, मतलब सभी जमीन को टच करेंगे एक ही साथ, तो दोनों एक साथ भेदेंगी। यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्र त्वरण का परिमाप। कह रहा है कि उसका आपको चाल भी दोगुना कर देना है और त्रिज्या भी दोगुना कर देना है, तो अभिकेंद्र त्वरण बताना है आपको। पहले तो अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है? तो त्वरण अल्फा से दिखाते हैं, v²/r। अभी ऊपर जो फार्मूला बता रहा था अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या था? mv²/r था। अब यहीं से निकाल सकते हैं इसको चाहें तो। बल क्या होता है? बल होता है m×a त्वरण, तो ये त्वरण की जगह पे क्या है? v²/r है। आपको पता है ना कि F बराबर होता है m×a, रेखीय त्वरण है। तो यहाँ पे चूंकि कोण का बात हो रहा है तो कोणीय त्वरण अल्फा से दिखा दिए हैं, और वही यहाँ से जब कंपेयर करें तो m की जगह पे m है और a की जगह पे क्या है? v²/r है, तो ये वही आ जाता है। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू। चाल को और त्रिज्या को दोनों को दोगुना कर देना है। चाल पहले v था, अब इसको दोगुना कर दीजिए। जब दोगुना करेंगे तो 2v हो गया, 2v का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में है, और r को भी दोगुना करना है, मतलब इसको 2r कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, v² में ये 2 पहले से है, 2 से कट गया तो कितना आ गया? 2v²/r, मतलब पहले v²/r था, अब इसका 2 गुना आ गया। 2 से गुणा है ना यहाँ पे देखिए, तो ये 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल गया यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? ये कहीं दूसरे से आ गया क्या? स्क्रीनशॉट।
निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट हटा लेता हूँ, लग रहा है दूसरे स्लाइड का आ गया। चलिए अब दिख रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया। कक्षा 10 का आपका पहला ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, उसमें कई ठो अभिक्रियाएँ हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सबको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सीधे कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपको सीधे है यहाँ पे। विस्थापन मतलब ये होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को, मतलब अपने से कम अभिक्रियाशील को बाहर कर देता है किसी यौगिक के साथ से, तो उसी को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक से अलग अलग होंगे तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे। तो इसमें वही बताना है। देखिए पहला क्या है, MgCO3 है, ये MgO प्लस CO2 में बदल जा रहा है। तो ये एक यौगिक था, ये टूट के दो यौगिक में बदल गया, तो ये तो विखंडन हो गया ना। विखंडन या वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो ये तो विखंडन अभिक्रिया या वियोजन का ये उदाहरण है, वियोजन। इसी का उल्टा अगर कर देंगे तो ये संयोजन हो जाएगा, मतलब दो को मिलकर एक बन जाएगा तो संयोजन हो जाएगा, ये वियोजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पहले है, मतलब एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों मिलके एक यौगिक बन गए, तो एक बन गया तो ये संयोजन हो गया, जुड़ गया, एडिशन रिएक्शन, तो ये संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सोडियम है, इधर H2O है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब देखिए ये सोडियम क्या किया है, अगर H2O को अगर ऐसे तोड़ दें H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से H प्लस को देखिए, सोडियम जो है अगर अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो सोडियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर होता है। आपको पता है पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, मतलब काफ़ी हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम का अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ये ऊपर स्थान है हाइड्रोजन से, तो ये इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा यहाँ से OH से, और इसके साथ अपने जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे वही है, OH है ये यहाँ का माइनस, और ये सोडियम यहाँ जाके इसमें चिपक गया, मतलब इसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, उसके जगह पे ये खुद आ गया, और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अलग हो गया। तो वही अपने से कमजोर हो क्या करना, विस्थापित कर देना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से देख भी सकते हैं, ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, तो सोडियम काफ़ी ऊपर है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये अपने से, मतलब ये देखिए यहाँ से पोटेशियम जो है सोडियम को विस्थापित कर सकता है, अपने से नीचे वाले को सभी विस्थापित कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर है वो विस्थापित कर देगा नीचे वाले को, वही विस्थापन अभिक्रिया ही होता है। तो उसके लिए आपको ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद रहना चाहिए, इससे कई ठो क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। यहाँ से देख भी सकते हैं, NCERT का ही है, उसी चैप्टर का मैं लिया हूँ एग्जाम्पल। जिंक है, अपन कापर सल्फेट है, यहाँ से जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कापर को विस्थापित कर देगा। यहाँ से देख सकते हैं जिंक ऊपर है कापर नीचे है, तो जिंक जो है ये कापर को विस्थापित कर देगा, तो अपने जाके उसके जगह ले लेगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। वैसे लेड है, ये कापर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि लेड ऊपर है, तो लेड हाईली रिएक्टिव है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, इसके जगह पे खुद चला जाएगा, अब कापर अलग थलग हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। आपको पता है कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, मतलब मिलियंस में इसकी संख्या है कार्बन के, जहाँ देखेंगे अब वहाँ कार्बन के यौगिक मिलेंगे। प्लास्टिक से लेकर के पेड़ पौधे, मनुष्य के अंदर भी कार्बन का, कोयला, पेट्रोलियम, सब कार्बन के ही रूप हैं। तो ये कह रहा है कि इनका इतना अधिक होना, मतलब ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इनका क्या कारण है, इनमें से आपको कारण बताना है। कह रहा है कि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो सही लग रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इनमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। C4 का क्या मतलब है, 4+ का, तो प्लस का मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऋण निकालेगा तभी तो धनावेश होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण ये सहसंयोजक बनाता है। सहसंयोजक का मतलब साझा करना। तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, इसके लिए, मतलब इसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है बल्कि उसको साझा कर लेता है कि आओ तुम अपना 4 ठो दो, मैं अपना 4 ठो दूँ, मतलब 4 नहीं, उसको अष्टक पूरा करने के लिए जितना चाहिए 4 ही चाहिए वैसे, तो साझा कर लेता है आपस में। तो ये भी कारण इसका है सही
अपने अष्टक को पूरा करने तो अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। यहाँ से देख सकते हैं, ये हिंदी वाला ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो ये क्या करता है, ये शेयर करता है, मतलब क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ से देख भी सकते हैं, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति वही है। कक्षा 10 का एनसीईआरटी का कार्बन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर से पूरा वही है। कार्बन क्यों इतना ज़्यादा मात्रा में है, तो ये देख सकते हैं कई मिलियंस इसकी संख्या है। ये सहसंयोजक बंध बनाता है, इसमें इसका ज़्यादातर ये श्रृंखलन करता है, मतलब ऐसे कार्बन 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 जुड़ता रहेगा पॉलीमराइजेशन के थ्रू। पॉलीमर इसके बनते रहते हैं, प्लास्टिक भी वही पॉलीमर ही है। तो इसका एक कारण ये है, तो यहाँ पे दिया है कि इसके दो कारण मुख्यतः हैं। एक तो ये श्रृंखलन करता है, दूसरा इसका संयोजकता 4 इससे सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिससे आसानी से मतलब इसके यौगिक बनते जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह लवण कह रहे सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये धावन सोडा का सूत्र भी है, धावन सोडा। इसमें जल योजन का 10 अणु भी जोड़ दिया जाता है, धावन सोडा तो वाशिंग सोडा इंग्लिश में इसको कहा जाता है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक क्षारक लवण है। आपको पता है क्षारक लवण का क्या मतलब है, कि ये साल्ट तो है लेकिन उसका प्रकृति कैसा है, वो बेसिस है, मतलब वो क्षार भी है। साल्ट तो है लेकिन कैसा है, क्षारीय है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार ये मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, मतलब एसिड और बेस मिलके बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। अब देखिए जब एसिड यदि क्या होगा, एसिड यदि पावरफुल होगा, मतलब ये स्ट्रांग होगा, एसिड यदि स्ट्रांग होगा तो जो ये लवण बनेगा इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। यदि एसिड स्ट्रांग हो तो ये लवण कैसा होगा, ये भी अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा। यदि दूसरा, यदि क्षार स्ट्रांग होगा, मतलब जो दोनों से मिलकर जो लवण बना है, तो उसमें यदि क्षार स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग बेस है, तब ये जो लवण बनेगा ये कैसा होगा, तब ये बेसिक हो जाएगा, मतलब क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ, किसका है, तो जब बेसिक है तो इसका ये मतलब है कि जो जो क्षार होगा वो स्ट्रांग होगा, तभी तो उसका नेचर बेसिक आएगा ना। क्षार स्ट्रांग होगा तभी तो बेसिक उसका नेचर आएगा। यहाँ सब देख लीजिए कहाँ स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग एसिड भी दिखा रहा है। दोनों एक ही कैटेगरी का हो गया, तब तो दोनों न्यूट्रल कर देंगे। दोनों पहलवान पहलवान मिलकर तो किसी को पटा ही नहीं पाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि ये न्यूट्रल रहे होती, ये तो नहीं होगा। ये स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है और ये वीक दिख रहा है, तो इसका मतलब किसका उसमें रहेगा प्रभाव, प्रभुत्व अपना जमा लेगा ये स्ट्रांग बेस, इसीलिए इसका जो नेचर होगा बेसिक होगा। ये वीक है तो जाहिर सी बात है इसका उसमें प्रभुत्व नहीं रहेगा, मतलब इसका उसमें गुण नहीं देखने को मिलेगा, इसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं कि जब दो स्ट्रांग स्ट्रांग मिला दें या दोनों वीक वीक मिला दें तब न्यूट्रल बनेगा। जो वीक रहेगा उसका गुण नहीं दिखेगा, जो स्ट्रांग रहेगा उसका गुण दिखेगा, सीधे सीधे ये मतलब है इसका। यहाँ से आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7, पीएच मान 7 मतलब उदासीन होते हैं, मतलब प्रबल प्रबल हैं तब उदासीन होगा। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय होगा, अगर प्रबल क्षार है तो क्षारकीय होगा। तो ये सीधे यहाँ से देख सकते हैं, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है। कह रहा है कि प्रकाश में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। बेंजीन क्या होता है, यहाँ से ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब 6 कार्बन होते हैं इसमें, कोना कोना पर 6 ठो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे साइक्लिक क्रम में, मतलब एक एक छोड़ के। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन है और इसी से हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, मतलब एक सी है एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक सी है एक हाइड्रोजन है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो
टोटल कितना कोना बन रहा है, 6 ठो कोना, 6 पे एक एक ठो कार्बन है, एक एक ठो हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन की संख्या 6 ठो है, हाइड्रोजन भी 6 ठो है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है इसका बेंजीन का। अब कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे किससे, क्लोरीन से, तब क्या बन जाएगा। तो यहाँ से मैं करा दे रहा हूँ, ये है आपका बेंजीन। किसके उपस्थिति में कराना है, पहले तो ये क्लोरीन से कराना है, किसके उपस्थिति में, तो ये प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में। तो ये चूँकि देखिए बेंजीन जो है उसमें यूवी लाइट जो होता है, प्रकाश में आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट होता है, पराबैंगनी, उसी से रिएक्शन करता है ये। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, तो जो ये बॉन्ड है यहाँ पे, चूँकि आपको पता है एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे सभी एक एक जो ये कोना है, मतलब जहाँ कार्बन है सभी कार्बन से एक एक ठो क्लोरीन जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा आपका, एक यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, ऐसे ही सभी कोना पर जुड़ गया। अब देखिए बीच में एक एक बॉन्ड जो था, ये डबल बॉन्ड, ये ख़त्म हो गया, मतलब ये साइक्लिक हो गया। अब ये कितने इसमें कार्बन है, तो 6 कार्बन है सभी कोना पर। तो 6 कार्बन के लिए क्या करते हैं, और 6 ठो क्लोरीन भी है, तो 6 के लिए हेक्स यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हेक्सा वाला हो जाएगा। अब देखिए ये टेट्रा 4 के लिए किया जाता है, क्लोरोबेंजीन, मतलब केवल सिंगल अगर क्लोरीन रहता था क्लोरो, टेट्रा अगर 4 क्लोरीन रहता तो टेट्रा यूज करते हैं, ट्राई यूज किया जाता है 3 के लिए, डाई 2 के लिए। तो ये भी आप यहाँ से भी कर सकते थे आसानी से, अगर थोड़ा ये भी बस पता होता तभी आप ये हेक्सा लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। यहाँ पे सीधे सीधे दिया है चूना, वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्यों डिलीट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे चूना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे चूना पत्थर देना चाहिए था, लाइम स्टोन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाइम के जगह पर लाइम स्टोन देना चाहिए था, तब सही होता। अब देखिए लाइम स्टोन दिया होता तब तो ये इसका आंसर मिल जाता, लेकिन ये चूँकि यहाँ पे केवल लाइम दिया है, लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है। और लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहा जाता है। इस संगमरमर का भी सूत्र है, दूधिया का भी सूत्र है, तो वो भी आपको ध्यान देना। ये दिया रहता तो आसानी से इसको पता चलता है क्या है, लेकिन इसको डिलीट किया गया। तो चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं चूना पत्थर, उसके बाद निकालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, मतलब इसको जला देते हैं। यही जो लाइम स्टोन है CaCO3, इसको क्या करना है, जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, सीधे सीधे अभी ये बताना है। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक यौगिक है, इसका टूट करके 2 यौगिक वो बन गया, तो ये जाहिर सी बात है ये कौन सा हो रहा है, तो ये अपघटन हो रहा है ना, टूट रहा है, डिकम्पोजिशन ही तो हुआ, टूट गया, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसका डिलीट तो हो गया है, लेकिन इसका आंसर अगर ये पूछता जो अभी मैं बताया चूना पत्थर दे करके, तब इसका ऑप्शन क्या आ जाता, अपघटन आ जाता। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये NCERT का एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, कक्षा 10 का है। यहाँ से उसमें साफ सफ़ेद पूरा दिया हुआ है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन मतलब वही टूटना, विघटन या वियोजन, एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कैल्शियम ऑक्साइड और चूना या बिना बुझा चूना, चूना को बिना बुझा चूना भी कहते हैं, यहाँ भी गलत लिखा है, ये बिना बुझा होना चाहिए। तो ये बनता है जो अभी मैं ऊपर बताया था पीछे, मतलब यहाँ पे चूना पत्थर दिया होता तो देखिए साफ साफ पूरा लाइन ही है, केवल यहाँ एक चीज़ गलत लिख देने की वजह से उसको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था, लेकिन पूछा कहाँ से था वो आपको पता चल गया कि NCERT सही था। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है, अब जो कि करे चूने के पानी को दूधिया बना देता है। अब आपको पता होगा छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, चूने के पानी में फूंक मारते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं दूधिया बनाने के लिए,
तो इसका मतलब है कि उसमें दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होगा। उससे रिएक्शन कराने के बाद मतलब कोई घोल है जिसको पता नहीं है, वही आपको पता करना है किस चीज़ का घोल है। कुचले हुए अंडे मतलब अंडे का छिलका जो है उससे रिएक्शन कराना है किसी घोल का। अब वही घोल बताना है कि इनमें से कौन सा घोल है जिसका रिएक्शन अंडे के छिलके से कराएंगे तो एक गैस निकलेगा और वो गैस जाके चूने के पानी को दूधिया बना देगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ कोई अननोन गैस है, मतलब ये इसमें से कोई घोल है, इसका रिएक्शन कराते हैं अंडे के छिलके से। अंडे का छिलका क्या होता है आपका, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर हो गया, दूधिया हो गया। तो अंडे के छिलके में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए, CaCO3 कह रहा है कि यहाँ से एक गैस निकलेगी। तो यहाँ से गैस कौन सी निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से गैस कौन सी निकलेगी, CO2 निकलेगी। अब यही जाके क्या करेगी, ये जाके किसी के साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ, चूना के साथ। चूना के पानी, वही लाइम वाटर जो इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी है या शुष्क बुझा चूना इसको कहते हैं। इसके साथ जाके मिलेगा तब ये बन जाएगा दूधिया, जिसका फिर से फार्मूला हो जाएगा CaCO3। अब प्लस जल भी बनता है क्योंकि जल ऊपर तैरने लगता है। तो यही कह रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का देखिए अभी रिएक्शन कराए थे इससे, तो ये क्या बन जाएगा, ये CaCl2 बनेगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा तो इसका बनेगा ये CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। इतना चीज़ यहाँ पे बनेगा और यही CO2 जाके यहाँ से रिएक्शन किया तो फिर ये बन गया। यहाँ से आप इसको संतुलित कर सकते हैं देख करके। तो इसका ऑप्शन तो वही हो जाएगा, HCl से रिएक्शन करता है। संतुलित करने के लिए आप वही यहाँ पे 2, अगर इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो HCl से रिएक्शन करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या करता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। फिर वही जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क भुजा चूना से रिएक्शन करके दूधिया बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही अभ्यास प्रश्न से है। वही जो चैप्टर अभी इस चैप्टर से 6-7 तो क्वेश्चन आ गया, अभी देख लिए होंगे कक्षा 10 के एसिड बेस और साल्ट से। अम्ल क्षारक और लवण जो चैप्टर है उसी से कितना क्वेश्चन आ गया है। देखिए अभी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है HCl। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी दिया है जो कि अभी इसी में मिल जाएगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH क्या होगा। तो मैं बताया था कि नीला को लाल कौन करता है, मतलब लाल कौन करता है, तो लाल करता है अम्ल। अम्ल, अम्ल में ल आ रहा है, अंत में लाल कर देता है। और क्षार रहेगा, मतलब अम्ल लाल करेगा और क्षार रहेगा तो क्या करेगा, क्षार नीला कर देगा लिटमस को। अम्ल लाल कर देगा, क्षार नीला करेगा। तो इसमें कह रहा है कि नीला कर दे रहा है, जब नीला कर रहा है तो क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का pH मान क्या होता है, pH मान मोर देन 7 होता है, मतलब 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें एक ही दिख रहा है, ये 10, तो ये हो जाएगा। बाकी ये सब अम्ल है। चलिए क्वेश्चन आया इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन को पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। कुल में उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि NaOH जो है इसका 10 ml जो है ये कितने को उदासीन कर दे रहा है, तो ये HCl के 8 ml को उदासीन कर दे रहा है। मतलब 10 ml 8 ml को उदासीन कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि NaOH का 20 ml लेंगे, मतलब 10 था अब इसको कर दिए 20, तब HCl का कितना लेना पड़ेगा ये पूछ रहा है। अब देखिए 10 का 2 गुना 20 हो गया, तो 8 का 2 गुना 16 कर दीजिए, इसका कुछ वही नहीं है। तो यहाँ से ये रीजनिंग लगा दीजिए, हो गया।
ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है इसी एग्जाम में। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, NaOH के 10 ml को घोल कर दिए गए HCl के 8 ml घोल से पूरी तरह उदासीन पाया गया। यदि NaOH का 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl का कितना चाहिए। तो मोल है ये, पोल नहीं। तो यहाँ पे देखिए 16 दिया ही नहीं है। आंसर तो अभी उधर निकाले थे 16 ml आया था, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले बता दिया, एक ही स्लाइड से लगातार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक चैप्टर से। पीएच पेपर और तरल नमूने की एक बूंद डाली गई और देखा गया कि पीएच का रंग नीला हो गया, वही जो शुरू में बताया तरल नमूना है। अब आपको यहाँ पे सीधे नीला कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्षार होगा, बेसिक होगा। अब क्षार होगा तो यहाँ पे देख लीजिए कौन क्षार है, क्षार ही तो नीला करेगा ना, अम्ल रहेगा तो लाल कर देता। तो यहाँ पे कौन अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल कह रहा है, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच 7 होता है, मतलब ना तो ये अम्ल होता है ना ही क्षारीय होता है। लेमन जूस खट्टा होता है ना, तो ये तो क्या है, ये अम्लीय है, हम लोग को क्षार ढूंढना है, तो ये तो दोनों ऐसे ही खत्म हो गए। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, NaHCO3, यही है आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, पुआ में डाल के खाते हैं ना, पाव रोटी बनाया जाता है, खमीर बनाया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा है, इसका और भी यूज किया जाता है कहाँ पे, अग्निशमन यंत्र में इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जब रिएक्शन करता है, तो वहाँ भी इसका यूज करते हैं आग बुझाने वाले यंत्र में। तो ये तो है खाने का सोडा। अब देखिए ये कैसा होता है, ये क्षारकीय होता है, तभी इसका यूज और भी किया जाता है किस रूप में, एंटासिड, आप नाम सुने होंगे एंटासिड, मतलब जब अपच हो जाता है, खट्टा खट्टा डकार आएगा, तो आप क्या लेना चाहिए आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, इसी को एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जब आप पहले से वीडियो देखे होंगे तो आप इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, एंटासिड, जिसका किसका खाने का सोडा जो है उसका यूज करके, मतलब इसमें यूज किया जाता है इसका। तो अब देखिए ये क्षारकीय है, तभी तो यूज करते हैं ना अम्लों को ख़त्म करने के लिए, ताकि जो आपका खट्टा डकार है वो क्षार से मिलकर उदासीन हो जाए। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से वही है, ऑप्शन तो यही हो जाएगा। क्षार ढूंढना था हम लोग को, क्षार मिल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। वॉशिंग सोडा ऊपर बताया था, अगर वॉशिंग सोडा मतलब धोने कपड़ा धोने वाला सोडा का फार्मूला, तो अभी ऊपर बताया था कि Na2CO3, और इसमें 10 मतलब उसके होते हैं अणु जल योजन, और इसको क्रिस्टलन और क्रिस्टलन जल कहा जाता है 10H2O। तो Na2CO3 10H2O ये होता है वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा का ये होता है। इसी के साथ साथ एक तो और ही देख लीजिए, वो भी एग्जाम में आता रहता है, जिप्सम, कभी कभी इसका भी पूछ सकता है आपसे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, उसके सीमेंट उद्योग में भी यूज किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो ये होता है जिप्सम का सूत्र। इसमें से डाई का जब यदि आधा हो जाए तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कहाँ यूज करते हैं, हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, तो उसी में यूज किया जाता है इसका। खिलौने बनाने में भी यूज किया जाता है, घर को सजाने में भी यूज किया जाता है, मतलब सजावटी सामान बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या आधा अर्ध, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये जो है ये क्रिस्टलन जल कहलाते हैं, जो पॉइंट में करके H2 लिखे हैं, ये क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको यहीं देख लेना सही था। ये भी पूछ सकता है कि जिप्सम से कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म कर देंगे, कितने डिग्री पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब डिग्री सेंटीग्रेड में ना दे के इसको केल्विन में पूछ देगा तब, तो आपको पता है कितना जोड़ दिया जाता है, 273 जोड़ दिया जाता है इसी में, तो इस केल्विन में बदल जाएगा, 273.15 होता है वैसे एक्चुअल, तो जोड़ दीजिए इसी में, तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन
लगभग इतना देंगे टेम्परेचर तो किस में बदल जाएगा, यही जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम में बदल जाता है। तो ऐसे बनाया जाता है ये। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक, ऑक्जैलिक या लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो सिट्रिक पाया जाता है नींबू में और संतरा में। वहीं बात करें ऑक्जैलिक अम्ल, तो ये आपका टमाटर में पाया जाता है, जिसका ये आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल आपको पता है, ये दही दूध मतलब खट्टे दही में या खट्टे दूध में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दही, खट्टे दूध, दही, पनीर में भी मिल जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ तो आंसर इसका मिल गया बी। चलिए इसके साथ और देखना चाहें तो ये एसिड बेस क्षार उसी चैप्टर का, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। टमाटर जो क्वेश्चन पूछा है, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में आया था। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल का जो पौधा होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण काट लेने, जब चींटी उटी काट लेती हैं तो वो मतलब खुजली टाइप को होने लगता है, जलन होने लगता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। Na2CO3 10H2O को कहा जाता है, अभी बताया, कमेंट करके बता सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा है। ये जल योजन क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलन जल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का अभी बताया था, क्या बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अभी बताया हूँ, ये भी उसी चैप्टर का है, एसिड बेस एंड साल्ट, कक्षा 10 का। रसायन विज्ञान में पी के ए का क्या अर्थ है, बहुलक काइनेमेटिक अनुरूप। देखिए जहाँ पे ऐसे दिख जाए तो आप थोड़ा सा, आप नहीं भी अगर पढ़े हैं तब भी आप थोड़ा सा काम, देखिए जनरली देखा जाता है कि जो लंबे स्टेटमेंट दिए हैं वो सही होते हैं। तो ये आपका तुक्का लगाने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वैसे यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा कि ये कोई स्थिरांक लग रहा है, तो ऐसे तो इसको लगा ही सकते हैं अभी। लेकिन यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो ज़्यादातर केस में जो लंबा स्टेटमेंट होता है वही सही होता है। तो कभी कभी तुक्का ऐसे भी काम कर जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसका देखिए ये एक स्थिरांक ही है, जो कि क्या बताता है, तो ये एसिड का जो है क्षमता को बताता है, मतलब जो एसिड का जो प्रॉपर्टी है उसी को ये डिनोट करने के लिए एसिड का वियोजन स्थिरांक इसको कहा जाता है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अम्ल का वियोजन मतलब ये अम्ल का कितना प्रबल है उसका निर्धारण यही करता है पीके। तो ये एक तरह से लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल का क्या है, डिसोसिएशन या आपका वियोजन कांस्टेंट है। ऑप्शन इसका बी सही है। नहीं पढ़ेंगे तो तुक्का भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। रंगहीन स्पीसीज है, इसमें से बताना है आपको। थोड़ा सा ये ठीक ठाक क्वेश्चन दिया है, VCl3 VOS4 और या Na3 VO4। इसमें से आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा रंगहीन है, मतलब कलरलेस है, तो ये बताना है। अब देखिए कलरलेस कौन होगा और कलर्ड कौन होगा। आपको पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, मतलब जो आप SPD आप पढ़े होंगे, बीच में डी ब्लॉक का आता है, तो ये संक्रमण धातु हैं, जनरली ये रंगीन होते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि ये कैसे होते हैं, जैसे सोना चांदी जितने रंगीन हैं तो वो आपको डी ब्लॉक में मिलेंगे, तो सामान्यतः ये रंगीन होते हैं। अब रंगीन कौन होगा, तो जिनमें डी ब्लॉक जो है ये मतलब जो डी ब्लॉक है ये क्या रहे, डी ऑर्बिट जिसको कह सकते हैं, डी ऑर्बिट जो रहे उसका खाली रहे, या ऑन पेयर इसको लिख देता हूँ, जिसके डी ब्लॉक डी ऑर्बिट में क्या रहे, ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो वो रंगीन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सभी युग्मित हैं, तब वो रंगहीन हो जाएगा। तो ये इसका जानने का तरीका है। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, जो उसका मेन जो इसमें मेटल होगा उसकी बात किया जा रहा है। वेनेडियम आपको पता है डी ब्लॉक का है, तो इसको निकाल लेते हैं। वेनेडियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो चलिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, इसके बाद 4s2 भरा जाता है, मतलब 3p के बाद मतलब 3d से पहले 4s भरा जाता है, आपको पता है एनर्जी के क्रम में भरा जाता है। इसके बाद 3d आएंगे, तो पहले जोड़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, 23 इलेक्ट्रॉन है इसमें, परमाणु क्रमांक 23 है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, बचा कितना 3, तो डी में कितने हैं 3 है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्लोरीन का कितना होता है। तो अगर बात करें संयोजकता का, तो क्लोरीन का होता है -1, क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, तो ये -1 है। अब 3 ठो क्लोरीन है, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए यहाँ पे 3 माइनस, कितने माइनस हो गए 3 माइनस हो गए क्लोरीन के, तो जितने माइनस है उतने इधर प्लस भी चाहिए, मतलब 3 प्लस भी चाहिए। तो यहाँ से 3 प्लस का क्या मतलब है कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो ये क्या है 3 ठो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो 3 ठो प्लस होगा ना। तो वी से यहाँ से 3 ठो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो देखिए निकालने का क्रम क्या है कि कोष के क्रम में निकलेगा। जैसे ये तो लास्ट अगर देखा जाए तो भरने का क्रम ये था कि पहले 4s भरे और अंत में 3d में गया, लेकिन जो निकलने का क्रम है ये कोष के क्रम में निकलेगा, मतलब सबसे बाहरी में से पहले निकलेगा, 4 वाले में से, मतलब s में से पहले निकलेगा। तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 3d3 4s2, निकलने का क्रम ये रहेगा कि सबसे पहले अंतिम वाले में से निकलेगा। तो 3 ठो निकालना है हम लोगों को वेनेडियम के लिए, क्योंकि 3 प्लस बना रहा है, तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन मतलब निकला होगा, तो इसमें से 2 निकल जाएगा। अब बचा 1, तो इसमें से निकलेगा, तो डी पर कितना बचा 3d पर 2 बच गया। मतलब यदि पहला वाला के लिए बात किया जाए तो इसका कितना बच रहा है, डी पर 2 बच रहा है। मतलब अगर इसको ऐसे डी को भरेंगे इसको उपकोष में, आपको पता है कि sp डी में कितने होते हैं टोटल 5 ब्लॉक, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 2 ठो भर देंगे, ऐसे सीरियल नंबर से भरा जाता है, जानते होंगे थोड़ा भी तो आप अष्टक नियम। अब दोनों क्या है अनपेयर्ड है, मतलब इसमें क्या आ गया दोनों क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए युग्मित का मतलब होता है कि एक ऊपर एक नीचे तब युग्म हो गया, लेकिन ये अनपेयर्ड है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब अयुग्मित हैं तो अभी बताया कि अगर अयुग्मित हैं तब कैसा होगा रंगीन होगा, तो ये तो रंगीन हो गया। ये कैसा है ये लेकिन रंगीन पूछ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये रंगीन हो गया, तो ये तो नहीं होगा, रंगीन बताना है। चलिए VOS4 इसको अगर निकालना चाहें तो कैसे होगा, देखिए यहाँ से V क्या है, V को तो निकालना पड़ेगा, मतलब पहले इन लोगों को निकाल लेते हैं हम लोग कि इनका कितना है। तो आपको पता है SO4 का कितना होता है, एक ही साथ निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसको SO4 का होता है 2 माइनस O का कितना होता है, ऑक्सीजन का भी 2 माइनस होता है, मतलब ये टोटल हो गया -2 मतलब -4। तो -4 है तो इस V का कितना होना चाहिए +4 होना चाहिए यहाँ पर। तो +4 का क्या मतलब है कि +4 ठो इलेक्ट्रॉन निकालना इसी में से, तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, जब 4 ठो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो 2 ठो तो S में से निकल गया, 2 ठो इसमें से निकलेगा, तो 3D में कितना बच गया 1 बच गया। तो ये भी अनपेयर्ड है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी रंगीन होगा। अब बच गया Na3VO4, चलिए इसको निकाल लेते हैं। सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ 3VO4। सोडियम का क्या है 1 प्लस होता है, सोडियम Na प्लस बनाता है 1, तो 1 प्लस इसका होता है, सोडियम का 1 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ठो सोडियम है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 ठो प्लस हो गया। वेनेडियम का तो निकालना, ये ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, 4 से गुणा कर दें, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो टोटल कितना माइनस हो गया 8 माइनस हो गया। 3 प्लस 8 माइनस, दोनों को जब एक में मिलाएंगे तो कितना हो गया -5 बचा। -5 का क्या मतलब है, देखिए 8 जब इसको जोड़ेंगे +3 और -8 तो -5 बचेगा, तो -5 इधर हो गया इन दोनों को मिला के, तो V का कितना होगा, तो V का हो जाएगा +5, V का कितना होगा +5, क्योंकि इधर -5 है उदासीन होता है यौगिक, तो +5 V का है। अब +5 का मतलब कि 5 ठो इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, तो इसमें से जब 5 ठो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से, 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो D पर कितना बचा, D पर बचा 0। 0 का मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सभी इसके पहले वाले में सभी पेयर्ड होंगे,
इसमें जब खाली है तो इसका मतलब इसके पहले जितने भी ये हैं सेल, ये सब पेयर्ड होंगे, सब फुल होंगे। जब फुल होंगे तब कैसा होगा, वो रंगहीन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रंगहीन हो गया। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा था। चलिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वैसे इतना टफ रहा है तो फिर तुक्के ही लगाते हैं बहुत लोग, क्योंकि डीप में थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? कॉपर, जिंक, निकिल। देखिए यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको इस जर्मन सिल्वर का पूछ दिया, गन मेटल का पूछ दिया, तो कॉपर, जिंक, निकिल ये सभी होते हैं जर्मन सिल्वर में, तो मोर देन एबव हो जाएगा इसका। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये तो दोबारा रिपीट होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है। आपको ये यहाँ से पूरा ये स्लाइड एक बार देख लीजिए। पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, निकिल, क्रोमियम, कार्बन होता है। क्रोमियम उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग वंग नहीं लगेगा, वो घिसेगा नहीं, तो वो उसके लिए क्रोमियम यूज़ किया जाता है। टाँका जो होता है, सोल्डर जो सोल्डरिंग वायर, तो उसमें लेड और एसएन टीन होता है। कांसा जो होता है वो कॉपर और एसएन होता है, मतलब टीन। जर्मन सिल्वर जो अभी आया हुआ है, ये कॉपर, निकिल और जिंक तीनों दिया था ऑप्शन में। गन मेटल में क्या होता है? तो जिंक होता है और कॉपर होता है। बेल मेटल में मतलब घंटी, जिसका घंटा बनता है, उसमें कॉपर और टीन होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। जो मेन है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, इतना कम से कम आप याद कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, कोल्बो के विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है? इनमें से आपको दिया हुआ है कि पहला दिया है CH3COO, फिर से ये आपको दिया है पोटेशियम सोडियम। विद्युत अपघटन देखिए सामान्यतः, देखिए आप इसको भले नहीं पता है आपको कोल्बो मेथड क्या होता है, लेकिन आपको ये अगर दे दिया कि विद्युत अपघटन विधि किस में लागू हो सकता है, तो विद्युत अपघटन के लिए जिसमें सोडियम पोटेशियम है, मतलब ये मोर रिएक्टिव है, आपको पता है। तो इनका जो निष्कर्षण किया जाता है सोडियम पोटेशियम को, तो ये विद्युत अपघटन से किया जाता है। अभी अब क्रियाशीलता श्रेणी आप देखेंगे कि पोटेशियम सबसे ऊपर था, उसके नीचे सोडियम, तो इनको अलग करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन विधि का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सभी में है, तो सभी में यूज कर सकते हैं ऐसे। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा एक, मतलब इनमें से एक से अधिक। भले आपको ये नहीं पता है कोल्बे क्या होता है, लेकिन आप विद्युत अपघटन का भी जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम के लिए यूज कर सकते हो, इसको लगाते हैं मोर देन एबव। इसका आंसर हो जाएगा डी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पत्ती में कौन से भाग में? ये सीधे बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में या क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहते हैं? आपके कोशिका गृह, इसका कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी जो है वो स्टोर रहता है। इसको ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, मतलब क्वाइंस, एनर्जी का क्वाइंस कहते हैं, ऊर्जा का मुद्रा। क्वेश्चन यहाँ से कई तरीके से आता है, इसलिए सब लिख दे रहा हूँ। ऊर्जा की मुद्रा, मुद्रा मतलब सिक्का। एटीपी के रूप में ये आया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में बताया भी होगा कि एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये कोशिका विभाजन के लिए आपको पता है, मतलब जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक जिसे कहते हैं। तो इसी में प्रकाश संश्लेषण एक घटना कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, जिसमें कि क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ये हरित लवक में ही पाया जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। ये चैप्टर आप देखना चाहें इसको तो ये देख सकते हैं, अध्याय 5 है जैव प्रक्रम, कक्षा 10 का। तो वहाँ से आप डिटेल में, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई ठो चीज़ें हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हृदय है आपका, या फिर जितने आपके उत्सर्जी अंग हैं वो भी हैं यहाँ पे, पादप और ह्यूमन दोनों के। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो प्रकाश संश्लेषण में
क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपके, मतलब वही जो हरा हरा ये पूरा देखिए ये पत्ती है, इसी के इसका अनुप्रस्थ काट है, यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, हरित लवक इसी में होते हैं, मतलब वही क्लोरोप्लास्ट, जहाँ की यही मेन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और क्या क्या काम है तो ये पूछ देता है। क्लोरोफिल का काम क्या है तो ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। ये अलग अलग, ये तीनों लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो पूरा है ही, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में किसी में मिलेगा क्वेश्चन, तो ये ध्यान दिए रहेगा कि इसमें क्या है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और ये ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग फिर लेते हैं, मतलब मनुष्य जो लेता है। क्लोरोफिल का काम क्या है तो ये प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करना है, क्लोरोफिल का काम है। अब यदि बात किया जाए, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑक्सीजन जो निकलता है, मतलब जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो वो ऑक्सीजन, ये जो जल है, मतलब ये जल यूज कर रहे हैं जो अपने जड़ों से लेते हैं, वही जल टूटता है तो वो बन जाता है ऑक्सीजन में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस में अपचयित हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट में। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है कि जो आपके प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में अपचयित हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट क्या का होता है, क्या है तो अपचयन होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है, ग्लूकोज है। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। भोजन नली की दीवार के संकुचन और विस्तारण संचलन को कहते हैं। मतलब जो एक्सपेंशन होता है और कंट्रैक्शन होता है, मतलब फूलना पचकना ऐसे कंपन होता है जो भोजन का नली जो है आरनाल, तो उसको कहते क्या है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ये डायग्राम इससे पहले मैं इसको क्वेश्चन को दिखाया भी होऊंगा, जो कि नोट्स में बनाया था, उसमें साफ साफ इसको पूरा लिखा हूँ आर नाल का शुरू में ही, कि किसके थ्रू होता है तो क्रमानुकुंचन गति इसको कहा जाता है हिंदी में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब पढ़िए तो उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इंग्लिश भी एक बार देख लिया कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधे अब हिंदी ना लिख के, अब हिंदी में बहुत लोगों को हो सकता है पता भी रहा होगा मतलब क्रमानुकुंचन गति, लेकिन ये इंग्लिश में लिख दिया पेरिस्टल्टिक, तो यहाँ से हो सकता है बहुत लोग गलत भी किए होंगे। तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ सीधे वहीं से। स्लाइड शायद लेना भूल गया, तो यहाँ पे लिखता हूँ क्रमानुकुंचन गति, कुंचन गति। इसी कारण क्या होता है, आपका जो भोजन है वो दीवार से धीरे धीरे सरकता है, ग्रास नाली से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए। मनुष्यों में गुर्दे की मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन। सीधे से पूछ रहा है कि जो आपका किडनी है, गुर्दा, वहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब जिसमें यूरिन जो इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, तो उसके बीच का जो जो मतलब जिसके थ्रू जाता है, जो नलिका है, उस नलिका को क्या कहा जाता है। तो जो मूत्र को ले जाएगा उसको क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी तो कहेंगे ना, यूरेटर। तो चलिए दोनों से मूत्रवाहिनी ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि मूत्र को ले जाने वाला, तो आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसका इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं, तो कहीं कहीं यहीं पे यूरेटर लिख देगा हिंदी में ही। बाकी क्या क्या है तो वो यहाँ से देख लीजिए। ये है, यहाँ से देखिए ये किडनी है, छोटा सा है थोड़ा सा, इसको PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। 2 ठो किडनी होता है आपको पता है। ये इधर से नली है, अब यही नाली को क्या कहते हैं, यूरेटर या मूत्रवाहिनी। यहाँ पे दोनों में मैं लिखा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखिए वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, इसके नीचे ये यूरेथ्रा है, जो कि वहाँ पे लिखा था अभी पीछे, यहाँ पे यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा को देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग कहा जाता है हिंदी में, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, मूत्रक दिया है, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये है यूरेथ्रा। और इससे संबंधित क्या क्या है तो पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ कि नेफ्रॉन किसके पार्ट हैं, फुफ्फुस या फिर यूरिया कितना निकलता है प्रतिदिन। ब्रिक में पत्थरी यहाँ से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, पूछ देता है कि जो पत्थरी होता है उस किस चीज़ का होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। मूत्र का पीला रंग, जो हल्का पीले रंग का मूत्र होता है, उस किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ से अब दिया है ये नेफ्रॉन, एग्जाम में आता है कि नेफ्रॉन किसका पार्ट है। भले ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपका नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन किसका पार्ट है, तो ये किडनी का पार्ट है। अब देखिए नेफ्रॉन के अंदर ये रेनल वेंस हैं, पतले पतले,
ये देखिए, ये इधर से ये जो नीला दिख रहा है ये अशुद्ध रक्त वाला है, जो लाल है ये शुद्ध रक्त वाला है। दोनों आते हैं इसमें तो मिलते हैं, आपको पता है किडनी फिल्टर करता है, तो दोनों मिलते हैं। मिलते किसके थ्रू हैं? एक पतली पतली नलिका के द्वारा। इनको कहा जाता है कैपिलरी। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देखने में तो जानते होंगे कि जो पतले पतले एक कोशिकीय भित्ति, जिनका मतलब कोशिका की भित्ति का जो मोटाई हो केवल एक ही कोशिका के बराबर होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको केशिकत्व या फिर मतलब केशिका या फिर कैपिलरीज कहा जाता है। इसको हिंदी में केशिका कहते हैं। तो ये पतले पतले नलिका को ही कैपिलरी कहा जाता है। तो ये पूछ दे सकता है। अब देख टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये यहाँ पे है। अब देखिए नाम कम से कम आप याद रखें। बोमुट संपुट, जो बोमन संपुट है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो भी किस में पाया जाता है? यही किडनी का पार्ट है नेफ्रॉन, उसी में पाया जाता है। तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, भले आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। कह रहा है कि अलवण जलीय पौधे जो हैं जानवरों के जीवन के लिए उपयुक्त, तो पीएच परास मतलब पीएच रेंज कितना होना चाहिए, जो कि किसके लिए? फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल के लिए। सीधे सीधे कह रहा है कि जो मतलब लवणीय या फिर वैसे जल में नहीं जी पाते हैं, जैसे मनुष्य ही हो गया, तो उनके लिए कितना पीएच परास होना चाहिए। आपको पता है कि 7 जो होता है ये 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब 7 से कम आएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। तो ना तो हम लोग ज़्यादा क्षारीय में ही जी पाएंगे, ना ही ज़्यादा अम्लीय में ही। हम लोग न्यूट्रल के आसपास ही रहना पड़ेगा, मतलब जितने जीव हैं मतलब 7 के आसपास। तो 7 से थोड़ा सा कम और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा तक जा सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ये 3.5 तो काफ़ी अम्लीय हो जाएगा, तो इतना अम्ल में आप नहीं रह पाएंगे। ये देखिए 9 से 10 दिया, ये काफ़ी पूरा क्षारीय है, ये इसमें भी नहीं रह पाएंगे। ये थोड़ा सा ठीक है, 7 के थोड़ा सा अधिक, 7 के थोड़ा सा कम, मतलब इतना तक में जीवन संभव है। तो आपको पता है इससे नीचे जाएंगे तो फिर अम्लीय वर्षा और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मुँह का दांत का क्षय होने लगता है। तो ये जीने के लिए ये पीएच परास है। आपका अगर ब्लड का पूछा जाए तो ब्लड का कितना होता है? 7.4 पीएच होता है ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का। यहाँ से देख भी सकते हैं कक्षा 10 का ही वही चैप्टर जो अभी तक चल रहा है, 7-8 क्वेश्चन इससे मिल गए हैं एक ही पेपर में। पीएच का मान हमारे शरीर के लिए 7 से 7.8, 5.6 से कम को अम्लीय वर्षा कहते हैं, और मतलब 6.5 से नीचे पे दांत का क्षरण भी होने लगता है। वो भी पूरे इस चैप्टर में आपको डिटेल में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल जाता है, इसका क्या कारण है? मतलब कह रहा है कि सीधे कि हरा फल जब पक जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, वो हो सकता है लाल हो जाए या पीला हो जाए। तो क्यों हो जाता है? तो जो हरा है, तो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ से देखिए क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो एक ही जगह क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है मतलब यही तो है, क्लोरोफिल के कारण हरा है। जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फिर हरा नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो चेंज हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, मतलब दूसरे कलर में बदल जाता है। क्रोम माने रंग होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्रोम माने रंग होता है, तो इसका रंग चेंज हो जाएगा। क्लोरो से क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, अमीबा, अमीसा कहाँ से आ गया? अमीबा, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कहाँ होता है? ये पूछ रहा है सीधे कि अमीबा जो हैं उनमें भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है, या सूत्रकणिका में होता है, या पादाब में? सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो ऊर्जा गृह है, तो इस तो होगा नहीं। फूड वैक्यूले में पाचन पूछ रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। तो ये कहाँ होता है? ये कहाँ से होता है? ये यहाँ से डायग्राम में देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये केंद्रक है इसके भीतर, ये आपको पता है अमीबा है। ये पादाब है, कुटपाद। पादाब से क्या करता है? ये छोटे छोटे जो कीट हैं उनको पकड़ लेता है, फिर इसी में ढक लेता है। फिर ये खाद्य कण है, मतलब वही जो छोटा सा जो खाने वाला उसका है, और ये खाद्य रिक्तिका है, और इसी में क्या होता है? इसका पाचन होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है, वही तो पाचन कहलाता है। कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है।
तो कुल मिला के जो पचा हुआ है वो कहाँ पचेगा, तो खाद्य रिक्तिका में पचेगा। तो यहाँ से आप उसका जो ऑप्शन वही था, खाद्य रिक्तिका, ऑप्शन ए। और भी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं किसके किसके कारण ये भोजन का स्थानांतरण होता है, पक्षावगति के कारण होता है। पैरामीशियम में भी यही भोजन के लिए मतलब यही प्रोसेस पैरामीशियम का भी होता है, ये कहना इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है? वे विषाक्त अपापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या फिर वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। सीधे से पूछ रहा है कि कौन से जो है कि वैक्यूले इन प्लांट, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म वास्ट को स्टोर करना, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के प्रोसेस में, हेल्प टू मेंटेन टर्बिडिटी। तो ये तीनों इसका काम है। इसका ऑप्शन तो एक मिनट राजधानी के बारे में पूछा है। तो राजधानी के बारे में देखिए यहाँ से दिया हुआ है, केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती हैं। इनका काम क्या है, तो टर्जिडिटी और कठोरता मतलब, और इसके बाद वास्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी होते हैं। तो इसका तो ऑप्शन बी कैसे आ गया? अच्छा नहीं ये पूछा है ना, मैं कंफ्यूज हो गया। ये तो सही है, इसमें नहीं ये पूछा है। तो ये तो सही है कि स्फीति प्रदान करता है और अपशिष्ट जो है उनको निकालता भी है, मतलब रिसाइकलिंग का काम भी इसी का है। और मतलब मजबूती जो प्रदान करने का काम भी राजधानी का ही है। जैसे यहाँ पे साफ देखिए लिखा भी है, स्फीति और कठोरता मतलब टर्बिडिटी और कठोरता के लिए, और वास्ट को रिमूव भी करता है। लेकिन ये कह रहा है कि कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन आपको पता है साइटोकाइनिन होता है, साइटोप्लाज्म जो अभी पीछे देखे थे उसके कारण होता है कोशिका विभाजन। तो ये इसका ऑप्शन चूंकि इसमें नहीं है पूछा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन तो बी इस प्रश्न का हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसको नहीं को ध्यान नहीं दिया। तो चलिए यहाँ से ये हो गया। यहाँ से अभी देखिए क्वेश्चन मिल गया कि ये किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं राजधानी, जबकि जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे होते हैं ये। रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए मैं वही बता रहा था, डायग्राम देखिए तो कम से कम उसमें नाम एक बार पढ़ लिया कीजिए कि कौन कौन से हैं, किस में पाए जा रहे हैं। तो आपको सीधा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि रेनवियर नोड होता क्या है, आपको केवल यही पूछ रहा है कि रेनवियर नोड पाए किस में जाते हैं, नर्व सेल में या हार्ट सेल में या लीवर सेल में। तो किस में पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में रेनवियर का नोड पाए जाते हैं। तो यहाँ से इसको प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे आप, डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। ये है रेनवियर का नोड्स कहाँ है, ये है रेनवियर के नोड्स। ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, नर्व सिस्टम से संबंधित है। इसमें रेनवियर का नोड ये पाए जाते हैं। इससे और एक क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, सिनेप्टिक पुटिकाएँ जो होते हैं सिनेप्स मतलब जोड़ने का काम करते हैं एक से दूसरे में ट्रांसफ़र के लिए, ये इसी में पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स पूछ देगा कि ये किस में पाए जाते हैं, तो ये भी इसी में पाए जाते हैं। श्वान कोशिकाएँ किन में पाई जाती हैं, तो ये भी न्यूरॉन्स में ही पाई जाती हैं। तंत्रिकाक्ष या एक्जान किस में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। तो एक्जान भी किस में, ये भी न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को इससे मिल गए। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी जो है, ये कड़ी नहीं है कड़ी, मतलब पक्षी थे और सरीसृप मतलब रेप्टाइल, तो इनके बीच में कौन से जंतु बने थे? आपको पता है धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, छोटे छोटे पहले थे जीव, फिर उसके बाद अलग अलग ऐसे ऐसे उनका डेवलपमेंट होता गया। तो ऐसे अभी जो नए हैं ये अचानक से ऐसे नहीं है, ये इनका धीरे धीरे मतलब स्लोली प्रोसेस के थ्रू ही अभी जो नए नए जीव हैं वो हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो सरीसृप थे और पक्षी थे उनके बीच में कौन सी चीज़ें बनी थी? तो इनके बीच में आर्कियोप्टेरिक्स या फिर ये इक्वियोस्टेगा या फिर लाइकेनॉप्स। तो जो पक्षियों और सरीसृप के बीच जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स, ये थे इनके बीच का अप्राप्त कड़ी। मतलब इनका क्या है कि इनमें दोनों का गुण मिलेगा, इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है जो इनमें पक्षियों के भी कुछ लक्षण थे और सरीसृपों के, तो यही माना जाता है कि इनके बीच की कड़ी कौन है, यही है। मतलब इन सरीसृपों से ही पहले डेवलप हुए ये, फिर इन्हीं में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया पक्षी भी बने। मतलब इन दोनों में दोनों का कॉमन कुछ गुण मिलता है इसमें, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, मतलब इनके बीच की कड़ी। अब बात किया जाए
डेंगू बुखार का कारण कह रहा है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डीएनए धारक आर्बोवायरस के, या आरएनए धारक आर्बोवायरस के, या माइक्सो वायरस के। तो जो डेंगू बुखार है आपको पता है किसके थ्रू होता है? ये एडिज मच्छर के, जो मादा एडिज मच्छर हैं, मादा एडिज, मतलब एडिज के कई ठो, ये पूरा परिवार ही है, इसमें कई ठो होते हैं। तो मादा एडिज के काटने से ही कौन सा होता है? ये मच्छर हैं, वेक्टर जनित ये रोग है। तो डेंगू बुखार जो होता है ये इसी से होता है। अब इसमें चूंकि ये आरएनए धारक और वो वायरस है, जो आपका डेंगू बुखार है, काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होने लगती है? अचानक से घटने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, ये इसमें लक्षण है, काफ़ी तेज़ी से घटता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मतलब 2-3 दिन आपको बुखार रह गया तो फिर हालत नाजुक कर देगा। तो ये होता है डेंगू बुखार में। तो ये तो रहा है आपका आरएनए और वो वायरस। ये चूँकि देखिए आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? अगर बात की जाए कि डीएनए और वो वायरस और आरएनए और वो वायरस, तो ये काफ़ी तेज़ी से म्यूटेशन करते हैं। मतलब म्यूटेशन मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब वो एक से दूसरा बनने में समय नहीं लगता है। तो यह बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करते हैं। इनका म्यूटेशन रेट जो होता है काफ़ी अधिक होता है। मतलब जल्दी जल्दी ये अपने लक्षण को बदलते रहते हैं, म्यूटेशन करते रहते हैं। तो ये खतरनाक होते हैं, जो कि ये डेंगू बुखार में यही आते हैं, आरएनए धारक आर्बोवायरस। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, मतलब यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम पूछ रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम में क्या होता है? जाइलम जस से, जाइलम जस से जल के लिए ये होता है, मतलब जल के परिवहन के लिए, जल के संवहन के लिए। फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फल, मतलब वो भोजन के लिए। तो चलिए उसको लिख देता हूँ, फ्लोएम ये भोजन के परिवहन के लिए। तो जाइलम, अब ये कह रहे हैं द्वितीयक जाइलम किस में होते हैं कि आपके फेलोजन के ठीक अंदर, या फेलोजन के ठीक बाहर, या संवहनी एदा के ठीक अंदर, इनमें से कौन सा है? मतलब ये वेस्कुलर कैम्बियम के ठीक अंदर, ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि संवहनी एदा, या इसको हिंदी में भी लिख सकता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये नाम ज़्यादा याद रखिए, इसी के ठीक अंदर पाए जाते हैं। यदि आप डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मैं यहाँ से डायग्राम ही दिखाया। तो देखिए ये कोई तना है, उसी का काट है। तना के भीतर आप देख सकते हैं सबसे भीतर ये, मतलब उसका खाने जैसा जो भाग होता है, रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद, मतलब नरम भाग, उसको पित्त कहा जाता है। इसी के बाहर वाला जो, मतलब इसके बाहर जो पहला वाला ये वाला लेयर है, तो इनको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। फिर इसके बाहर आप आ रहे हैं तो देखेंगे इस इधर कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, मतलब ये वाला जो ऐसे परत है, ये पूरा गोल होगा, आपको पता है तना है। तो ये वाला जो परत है वेस्कुलर कैम्बियम है। इसी के जस्ट ये नीचे देख रहे हैं ये वाला, मतलब ये वेस्कुलर कैम्बियम है। इसी के नीचे वाला जो ये देख रहे हैं, ये दिखाया हुआ तिरछे, तो ये जो है ये सेकेंडरी जाइलम है। इसके बाहर, मतलब जाइलम पूछे तो जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है। मतलब भोजन का संवहन के लिए बाहर वाला त्वचा, उसके अंदर होते हैं जाइलम, जल को ले जाने वाले। देखिए इसके बाहर आप सेकेंडरी जाइलम है, इसके बाहर आपके सेकेंडरी फ्लोएम है ये। फिर उसके बाद आपके फ्लोएम आएंगे। ये प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर है। फिर उसके बाहर ये मृत कोशिकाएं जो है, एकदम कड़ा कड़ा तना जो होता है, मतलब बाहर वाला छिलका वाला भाग। तो ये चीज़ें हैं इसके। तो वही पूछ रहा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके सेकेंडरी जाइलम है। तो ये जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, मतलब जस्ट अंदर। यहाँ से और भी चाहें तो एनसीईआरटी का चैप्टर है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, इसी के भीतर आपका सेकेंडरी जाइलम होगा, ये जाइलम है। तो इसके बारे में डिटेल से आप यहाँ चाहें तो पढ़ सकते हैं। तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? जो मैलपीगी नलिकाएं हैं तिलचट्टा में, इसका कार्य पूछ रहा है क्या कहता है? उत्सर्जन करता है, या रक्त परिसंचरण करता है, या पाचन करता है? जो मैलपीगी नलिकाएं हैं तिलचट्टा में, ये उत्सर्जन
के लिए मतलब आप उपयोग में लाई जाती हैं। मतलब इसी के थ्रू जो है उत्सर्जन करता है जो तिलचट्टा है, किसके थ्रू? मलपेगी नलिकाओं के थ्रू उत्सर्जन करता है। जैसे हम लोगों के अंदर बात किया जाए, मनुष्य के अंदर तो क्या है, किडनी है आपके जो उत्सर्जी अंग है, तो ऐसे कई ठो अंग है जिस आपका त्वचा भी उत्सर्जी अंग में आता है। तो ये वैसे ही तिलचट्टा का मलपेगी नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है 11th का, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के नाम से चैप्टर है। यहाँ पे साफ साफ एकदम दिया हुआ है अलग अलग चीज़ों का। केचुआ में क्या होता है उत्सर्जन अंग, तो केचुआ में उत्सर्जन अंग जो होता है नेफ्रीडिया होता है, जिसको हिंदी में वृक्कक कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि केचुए या अन्य एनेलिड जो जंतु हैं उनमें कौन सा उत्सर्जन होता है, तो नेफ्रीडा या जो आपके वृक्कक कहते हैं। तिलचिट्टा में देखिए, तिलचट्टा जो है अभी जो एग्जाम में आया है कॉकरोच जब क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं, तो उत्सर्जी अंग के रूप में मलपेगी नलिकाएं पाई जाती हैं। साफ साफ वही लाइन ही दे दिया। झींगा में पूछ दिया तो इसमें क्या रहेगा, एंटीलगांग। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अब चलिए ये तो खत्म हो गया 6 to 8 का। 9